Your goal is not enough. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, साथ साथ मेंस की पढ़ाई में भी भाग ले रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस का सबसे प्रमुख टॉपिक, जो कि प्राचीन भारत से आता है, मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कल या फिर पिछले के वीडियो लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो था किस प्रकार अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश की नींव डालता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी को पता है कि प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्राचीन भारत से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वह हड़प्पा, मौर्य वंश और उसके बाद गुप्त काल से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुषाण वंश, कनिष्क के बारे में भी काफ़ी कुछ प्री के फैक्ट होते हैं। आइए आज हम शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अगर ये मेंस में आया 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आया है ना, अति लघुत्तरी, तो हमें इसे किस प्रकार लिखना है। तो आपको इसमें पहला पॉइंट देना है चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की नींव डाली, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या करके इसने नंद वंश की नींव डाली। इसके बाद इसके शासनकाल का वर्णन कर देना है। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक के काल को चंद्रगुप्त मौर्य का काल कहा जाता है। इसके अलावा अगर तीसरा पॉइंट लिखना है तो तीसरे पॉइंट में आप इसके युद्धों का वर्णन कर सकते हैं, या फिर यह जैन धर्म का अनुयायी था ये बता सकते हैं, है ना। तो इसमें आप जो भी लिखना चाहें वह तीसरा पॉइंट आप अपने सहूलियत के अनुसार लिख सकते हैं। परंतु शुरुआत के 2 पॉइंट जरूर याद रखना है, क्योंकि यही चंद्रगुप्त मौर्य का प्राथमिक परिचय कहलाता है कि आखिरकार वह किस वंश का शासक था। तो हम बताएंगे कि इसने मौर्य वंश की नींव डाली और इसके बाद इसका समयकाल या शासनकाल की अवधि क्या थी, तो इसके बारे में हमने बता दिया है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट जो हैं वह हम यहाँ पर देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको अपना तीसरा पॉइंट किस प्रकार से लिखना है। इसके अलावा मेंस में कई सारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे संधियों पर से क्वेश्चन बनते हैं, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से क्वेश्चन बनते हैं, सेल्यूकस निकेटर से बनते हैं, मेगास्थनीज की इंडिका से बनते हैं, मेगास्थनीज से प्रॉपर खुद भी बनता है क्वेश्चन, है ना। तो आपको मेंस के कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने अंतिम नंद शासक घनानंद की हत्या की थी और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया है आपको। इसके अलावा अगर चंद्रगुप्त मौर्य से पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, है ना, याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। इसके अलावा सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो याद रखना है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, यह आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो शुरुआत में, या फिर कहा जाए तो शुरुआती दौर में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन सत्ता अपने हाथों में केंद्रित की थी, उसी समय में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य काफ़ी कुछ संघर्ष हुए। उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। यह भी मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हम देखते हैं कि सिकंदर के मृत्यु के पश्चात जो सेल्यूकस था, सेल्यूकस उसका सेनापति कहलाता था, है ना। तो सेल्यूकस जो था सिकंदर का सेनापति था। तो सिकंदर ने अपने विजय अभियान को रोककर वापस जब बेबीलोन की ओर आया तो सिकंदर की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो शासनकाल अब शासन सत्ता किसके हाथ में आ जाती है, तो तत्कालीन समय में सेल्यूकस निकेटर के पास शासन सत्ता चली जाती है। तो बेबीलोन का शासक यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर बन जाता है। इसके बाद अब उसके बाद उसके अंदर भी साम्राज्य विस्तार या विस्तारवादी नीति का प्रतिपादन होता है। तो उसको करने के लिए सेल्यूकस ने सिंध नदी पार की और चंद्रगुप्त मौर्य पर चढ़ाई कर दी या फिर युद्ध कर दी, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। यह चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों कि किस नदी के तट पर हार हुई थी, तो सिंधु नदी के तट पर हार हुई थी। ठीक है, और इसके बाद इसकी संधियों के बारे में विशेष वर्णन आता है, क्योंकि यह मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ क्वेश्चन बन के आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध का विवरण दीजिए और साथ ही इसके संधियों की महत्वपूर्ण शर्तों का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का लघुत्तरी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके अनुसार देखते हैं तो 303 ईसा पूर्व में अपनी हार को स्वीकार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक संधि होती है, जिसके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं। तो इसके तहत सेल्यूकस निकेटर ने अब अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिया। ठीक है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करवा दिया।
साथ साथ अब चंद्रगुप्त मौर्य को भी कुछ तो देना ही था, क्योंकि अब वो उसका ससुर बन चुका है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी जो थे यह सेल्यूकस निकेटर को दान किए, ठीक है, या फिर उपहार स्वरूप दिया। और उसके बदले में सेल्यूकस ने दहेज में अपने 4 जीते हुए राज्य है ना, वह चंद्रगुप्त को प्रदान किए। अब उन 4 राज्य के बारे में पढ़ते हैं। एरिया, जिसे हेरात कहा गया। उसके बाद अराकोशिया, जिसे वर्तमान कांधार क्षेत्र समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरा है जेड्रोशिया, जो मकरान तट के आसपास बलूचिस्तान का क्षेत्र था, वह यहाँ पर जेड्रोशिया कहलाता था। इसके अलावा पेरिपेम्शदाई है ना, यह काबुल का एक क्षेत्र है, वर्तमान काबुल में है। उस क्षेत्र को भी इसने चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट स्वरूप या उपहार स्वरूप दे दिया। इसके बाद हम इस नोट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि नोट बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नोट सिर्फ नोट नहीं है, मेंस में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जा चुके हैं, है ना। स्पेशली जहाँ पर बात रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की बात आए, तो यह क्वेश्चन 3 नंबर में भी और 6 नंबर में भी कई बार पूछा जा चुका है और पूछने की भी संभावना है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य है प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए, है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त के पश्चिम भारत विजय की अभियानों के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार पश्चिम में विजय किया था, इसके साक्ष्य यहाँ पर रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें प्राप्त होते हैं। अब इसी अभिलेख में सबसे पहले चंद्रगुप्त के नाम की, या कहा जाए चंद्रगुप्त शब्द की जो है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। प्री के फैक्ट में इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आपको बताऊंगा ही। साथ साथ यूरोपीय लेखकों ने चंद्रगुप्त का नाम जो है वह क्या लिखा है, तो चंद्रगुप्त का नाम एंड्रोकोट्स लिखा है ना। आपको ये चीज़ याद रखना है कि यूरोपीय लेखकों ने अपने विस्तृत विवरण में या फिर अपने उपन्यासों, कहानियों और रचनाओं में जो है ना, चंद्रगुप्त का नाम जो है एंड्रोकोट्स लिखा है। साथ साथ सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक संगोष्ठी का आयोजन होता है, जिसे जैन धर्म की संगोष्ठी कहते हैं, है ना। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी, और यह चीज़ याद करने का विषय है कि इसी के शासनकाल के दौरान जो है जैन धर्म जो है ना, वह 2 संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। आपको पता होगा इसी के शासनकाल में हुआ था। कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मत यह भी है कि यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद घटित हुआ था, परंतु तत्कालीन समय में चंद्रगुप्त मौर्य ही शासन करता था। अब इसके कारणों का जो विवरण है वो हमें यहाँ पर अंतिम पॉइंट से प्राप्त होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन साधु जो है भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला को चले गए थे। आपको याद होगा किस तरह मैंने जैन धर्म के बारे में आपको अंतिम में समझाया था कि 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति के लिए या फिर अपने आप को निर्वाण प्राप्ति के लिए भद्रबाहु, जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में चले गए थे, है ना। और वहीं पर जो दूसरा धड़ था या दूसरा सिरा था, वह मगध में ही रुककर 12 वर्षों के भीषण अकाल में जनता की सेवा करता रहा। तो यहीं पर से नींव पड़ी श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय की, है ना। तो कहा जाता है, कई इतिहासकारों को यह भी मत है कि इसके पश्चात, अर्थात जब 12 वर्षों का भीषण अकाल समाप्त हुआ, तब जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ वापिस आए मगध की ओर, और वहाँ पर देखा कि अब जैन धर्म के 2 विभिन्न मत हो गए हैं। अर्थात एक आदमी जो है वह अंबर को ही अपना वस्त्र समझता है, और दूसरा जो है या दूसरा धड़ा जो है वह श्वेत वस्त्रों को ही अपना जो है वस्त्र समझता है। तो इस प्रकार उनके जो है मतों में कई प्रकार से विभाजन देखने को मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो है जैन साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला में चले गए थे। वर्तमान कर्नाटक राज्य में अवस्थित है श्रवण बेलगोला, है ना। और वहाँ पर चंद्रगिरी पर्वत, जो कि आजकल चंद्रगुप्त के नाम पर ही चंद्रगिरी पर्वत का नाम पड़ा है, ऐसा कई इतिहासकार कहते हैं। तो चंद्रगिरी पर्वत पर, जो कि कर्नाटक पर स्थित है, वहाँ पर संलेखना पद्धति का अनुसरण करते हुए अपने जीवन की अंतिम सांस को धारण किया। तो ये कहा जाता है इनके मृत्यु के बारे में। अब यहाँ पर हम साथ में बात करते हैं, इस प्रकार इसके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू जो है चंद्रगुप्त मौर्य के, वह पूरे के पूरे संपन्न होते हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपसे प्री में किस तरह के चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अब किसकी हत्या करके की थी, तो शासक घनानंद की हत्या करके की थी।
घरनंद कहाँ का शासक है? तो नंद वंश का अंतिम शासक है, जो कि बहुत ही क्रूर था और भोगी विलासी प्रवृत्ति का शासक था, जिसके शासनकाल में महान सिकंदर ने आक्रमण किया था, है ना दोस्तों। तो इस तरह हमने 3-4 पॉइंट जो हैं एक ही लाइन में कवर कर दिए, तो आपको इस चीज़ को कनेक्ट करने में कोई भी मुश्किल नहीं दिखेगी। साथ साथ अगर चंद्रगुप्त मौर्य का समय काल देखा जाए तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का इनका समय काल कहा जा सकता है ना। अब इनके शासनकाल में कहा, सबसे प्रमुख क्वेश्चन है, इनके शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री राजदूत बनकर आया? तो कह सकते हैं अपन इसे मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखा या किस पुस्तक के द्वारा मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज की अवधारणाओं को स्पष्ट किया है, या फिर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह की धारणाओं को किया है? तो यहाँ पर मेगास्थनीज की इंडिका, ठीक है, इसका विवरण आपको जरूर मेंस में भी करना है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पुस्तक को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा हम देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को परास्त किया था? तो कहा जा सकता है सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। अब सेल्यूकस निकेटर के बारे में देखें तो सेल्यूकस निकेटर वही इंसान है जो सिकंदर का सेनापति था, और सिकंदर की मृत्यु के बाद शासन सत्ता जो है वह कुछ राज्य जो है सेल्यूकस निकेटर को मिल जाते हैं, ठीक है। अगला अगर पॉइंट देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें से हम कुछ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू उठाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सेल्यूकस ने कहां पर युद्ध लड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ? तो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में, है ना। और यहां पर वह क्या हुआ? पराजित हुआ या हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद एक प्री का क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे फैक्ट बन के आता है। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो हुई थी युद्ध की निर्णायक संधि हुई थी। वह क्यों हुई थी? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर हार गया था। अब इस संधि के बारे में बात करते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री किसका विवाह किया? हेलेना का विवाह किया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप या भेंट में क्या दिया? तो इसके बारे में कहेंगे 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को प्रदान किए, और उसी के प्रति उत्तर में सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? अपने 4 राज्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। अब आपको यहाँ पर 4 राज्यों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कठिन नाम है ना मेरे हिसाब से। तो आपको सिर्फ याद करना है कि यह जो है पश्चिम भारत के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहा है, और इसी के बारे में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी बताया गया है कि पश्चिम भारत की विजय अभियान किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में संचालित की गई थी। तो आपको यह भी याद रखना है। अब रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है, अधिकतर मौर्य वंश की साक्ष्य की जानकारी जो है वह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत के विजय अभियानों का वर्णन किस में किया गया है या किस अभिलेख में किया गया है? तो आपको याद रखना है कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वहीं अगर दूसरा प्री का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यूरोपीय लेखकों ने चंद्रगुप्त को क्या कहा है, या फिर यह कहा जा सकता है कि निम्न में से एंड्रोकोट्स यूरोपीय लेखकों ने किसे कहा है? तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ पर एंड्रोकोट शब्द का उपयोग किया गया है। वहीं अगर प्री का इफेक्ट आए कि किसके शासनकाल में या किस मौर्य वंश के शासक के शासनकाल में जैन धर्म 2 अलग अलग मतों में विभाजित हो गया था, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल याद रखना है। साथ साथ अब इनके अंत की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने अंतिम समय में कहाँ पर संलेखना पद्धति की? तो आपको याद रखना है श्रवणबेलगोला में। और अगर पर्वत के बारे में बात करें तो चंद्रगिरी पर्वत में किसके नेतृत्व में किया था? तो जैन साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में, है ना। भद्रबाहु वहाँ का जैन साधु में बहुत बड़ा और प्रमुख नाम माना जाता था। तो उनके अनुकरण में यहाँ पर किया था, और उन्हीं के साथ ये श्रवणबेलगोला को चले गए। वहीं पर किसके द्वारा? संलेखना पद्धति के द्वारा, है ना, निर्वाण को प्राप्त हुए या अपनी जीवन लीला को समाप्त किए। तो दोस्तों इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने मौर्य के प्रमुख जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, इनके जीवन काल के बारे में पढ़ा, इनके युद्धों के बारे में पढ़ा, और इस युद्ध में होने वाली प्रमुख संधि के बारे में पढ़ा। साथ साथ हमने रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस प्रकार इनके भारत से पश्चिमोत्तर दिशा की ओर विजय के जो उल्लेख मिलते हैं उनके बारे में पढ़ा, और इनके मृत्यु के बारे में प्रचलित जो है तथ्य वह यहाँ पर पढ़ा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा, और आपके परीक्षा उपयोगी दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिक से अधिक प्रतिभागी दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें, जिससे मौर्य वंश संबंधित उनके हर डाउट्स क्लियर हो सकें। नमस्कार।